नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति जिंदगी की दुनिया इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं सुलभ भारती मराठी का 10वां अध्याय पंडिता रमाबाई यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। आज हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। विद्यार्थियों, आज आपण बघणार आहोत स्वाध्याय पंडिता रमाबाई या पाठाचा। प्रश्नोत्तर में आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है। खालील प्रश्नांची थोड़क्यात उत्तरे लिहा। यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के थोड़े शब्दों में उत्तर लिखिए। प्रश्न है, पंडिता रमाबाईंनी हंटर कमिशनकडे कोणती शिफारस केली? यानी पंडिता रमाबाई ने हंटर कमीशन के पास किस बारे में सिफारिश की थी, है ना? उत्तर है, स्त्रियांनी शिकले पाहिजे व शिकवले पाहिजे। यानी औरतों ने पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। यासाठी मात्र भाषेचे चांगले ज्ञान मिळवले पाहिजे, परंतु इसके लिए भाषा का, यानी चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो या और कोई भाषा हो, उसका अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आणि चांगली शिक्षिका घडण्यासाठी स्त्रियांना उत्तेजन म्हणून शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजेत और लड़कियों को पढ़ने की तरफ प्रेरित करने के लिए, पढ़ाई की तरफ प्रेरित करने के लिए या शिक्षा की तरफ प्रेरित करने के लिए, उनको शिक्षिका बनाने के लिए शिष्यवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, अशी शिफारस पंडिता रमाबाईंनी हंटर कमीशनकडे केली। ऐसी शिफारस पंडिता रमाबाई ने हंटर कमीशन के पास की थी। प्रश्न आ है, पंडिता रमाबाईंनी स्त्री जातीविषयी अपार प्रेम होते हे त्यांच्या कोणत्या उद्गारांवरून समजते? यानी पंडिता रमाबाई को स्त्री जाति के विषय में बहुत प्रेम था। ये उनके कौन से शब्दों से हमें पता पड़ता है? तो उत्तर में लिखेंगे, पंडिता रमाबाई म्हणाल्या होत्या कि मला सर्व भारतीय स्त्रियां समान आहेत। पंडिता रमाबाई बोली थी कि मुझे सभी भारतीय स्त्रियां समान है, यानी मेरे लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, या कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। जोपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा एकही थेंब आहे तोपर्यंत स्त्री जातीचे कल्याण व सुधारणा करण्याच्या कामापासून मी मागे हटणार नाही। जब तक मेरे शरीर में खून का एक भी बूंद है तब तक मैं स्त्री जाति के कल्याण या सुधारणा करने के काम से पीछे नहीं हटूंगी। स्त्री जातीची सुधारणा करण्याचे व्रत मी घेतले आहे। और उन्होंने कहा था कि स्त्री जाति को सुधारने का, उनकी स्थिति को सुधारने का, है ना, उनको सुधारने का मीन्स उनकी स्थिति को सुधारने का, उनको शिक्षित करने का, उनके जीवन को सुधारने का व्रत यानी निर्णय मैंने लिया हुआ है ना, मैं वो करके ही रहूँगी। या पंडिता रमाबाईंच्या उद्गारांतून त्यांना स्त्री जातीविषयी अपार प्रेम होते हे समजते। इन वाक्यों से हमें पता पड़ता है कि उन्हें स्त्री जाति के विषय में अपार प्रेम था। प्रश्न ई है, पंडिता रमाबाई कष्टाळू व काटकसरी होत्या हे कोणत्या प्रसंगातून जाणवते? यानी वो कष्ट करने वाले थे। काटकसरी यानी कम से कम पैसे में ज़्यादा काम कर लेना, कंजूस, थोड़ा सा कंजूसी नहीं बोलेंगे उसको, बचत करना, किधर किधर बचत कर सकते हैं, ये सब बातें हमको कौन से प्रसंग या कौन सी घटना में से जो है दिखाई देती है? तो उत्तर में लिखेंगे, प्रचंड मोठे प्रार्थना मंदिर बांधताना रमाबाईंनी काटकसर केली। यानी बहुत बड़ा एक प्रार्थना मंदिर बना रहे थे, तब उन्होंने किस तरह से काटकसर की। प्रार्थना मंदिराचा आराखडा त्यांनी स्वतः तैयार केला। उन्होंने उसके स्ट्रक्चर को कागज पे जो बनाते हैं आर्किटेक्ट, वो खुद बनाया। वह स्वतः डोक्यावर विटांचे घमेले वाहून बांधकामाला मदत केली और खुद ही सिर पर ईंटों से भरे हुए टोकरे, घमेले यानी पत्रे के बने हुए टोकनी रहती है, उसके अंदर ईंटें भरकर उन्होंने खुद उस काम की शुरुआत की। कष्टाचे कुठलेही काम करताना कधीच त्यांनी कमीपणा मांडला नहीं। कभी भी कष्ट या परिश्रम के कोई काम करते समय उनको ऐसा नहीं लगा कि मैं इतनी बड़ी हूँ या मैं इतना सबके लिए कर रही हूँ, यानी उनको कभी भी छोटेपणा नहीं लगा। स्वतःच्या कष्टातून आश्रमातील मुलींना श्रम प्रतिष्ठेचा धडा त्यांनी दिला। खुद कष्ट करके
उसमें से उन्होंने आश्रम में रहने वाली लड़कियों को श्रम की प्रतिष्ठा क्या होती है इसका लेसन पढ़ाया। या प्रसंगातून पंडिता रमाबाई कष्टाळू व काटकसरी होत्या हे जाणवते, और इस प्रसंग में से हमें पता पड़ता है कि वे कष्टालू और काटकसरी दोनों थी। प्रश्न 2 दिया है, खालील चौकटी पूर्ण करा। नीचे दी हुई चौकट पूरी कीजिए। अ हे पंडिता रमाबाई यांचा विवाह यांच्याबरोबर झाला। उत्तर आएगा विपिन बिहारी मेधावी। आ हे त्यांच्या मुलीचे नाव। उत्तर है मनोरमा। ई अंध व्यक्तींसाठी उपयुक्त लिपी, यानी अंधे लोगों के लिए कौन सी लिपि उपयुक्त है, तो उत्तर आएगा ब्रेल लिपि। ई सहस्त्र कालातील कर्मयोगिनी, यानी कर्मयोगिनी कौन है सहस्त्र काल की, तो पंडिता रमाबाई। और अ का मैंने आपको हिंदी नहीं बताया। पंडिता रमाबाई यांचा विवाह यांच्याबरोबर झाला, यानी किसके साथ उनका विवाह हुआ। और आ नंबर का प्रश्न है, उनकी लड़की का नाम क्या है। आगे देखिए प्रश्न 3, पंडिता रमाबाईंनी मुक्ती मिशनमध्ये स्त्रियांसाठी सुरू केलेल्या लहान उद्योगांची नावे लिहा। यानी पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन में जो स्त्रियों के लिए लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, व्यवसाय शुरू किए थे उनके नाम लिखिए। तो पंडिता रमाबाईंनी मुक्ति मिशनमध्ये स्त्रियांसाठी बरेच लहान उद्योग शुरू केले होते, यानी बहुत से छोटे छोटे उद्योग उन्होंने शुरू किए थे। त्यातून काही असे आहेत, उनमें से कुछ ऐसे हैं, जैसे पहला है केळीच्या सोपट्यापासून टोपल्या बनवणे। उसके बाद आप चाहे तो नंबरिंग डाल सकते हैं, आप चाहे तो कॉमा लगा के आगे के लिख सकते हैं। वाखाच्या वेताच्या कुर्स्या विणणे, स्वेटर मोजे विणणे, गाई बैलांची खिल्लार पोसणे, शेळ्या मेंढ्यांची चरणी करणे, गोठा बांधून दूध दुभते साठवणे। यानी केले के जो झाड़ के साल होते हैं उससे पहले तो टोपलियाँ बनाना, यानी टोकनियाँ बनाना, फिर कुर्सियाँ बनाना, स्वेटर बुनना, मोजे बुनना, गाय और बैल उनको पोसना, शेळे मेंढे जो होते उनको उनकी देखरेख करना, उनका चरनी करना, और गोठा बांधून, यानी गाय जहाँ रहती है उस जगह को गोठा बोलते, तो उनको पाल कर दूध से बने हुए सभी पदार्थों को जो है क्या बोलते हैं उसको, प्रिजर्व करके रखना, यानी इकट्ठा करके रखना है ना, साठवणे। कुक्कुट पालन करणे, पोल्ट्री फार्म, सांडपाणी व मैल्यापासून खत निर्माण करणे, जो भी गंदा पानी रहता है उससे खाद का निर्मित करना, भांड्यांवर नाव घालने, बर्तनों पर नाम लिखना। अब आज के समय में ये प्रथा कम होती चली जा रही, पहले के समय में बर्तनों के ऊपर नाम लिखे हुए रहते थे। कलही करने, पीतल के बर्तनों पर कलही की जाती थी, अंदर से वे स्टील जैसे दिखने लगते थे। हाथ मागवर कापड़ किंवा सतरंजा विणणे, सतरंजा यानी नीचे बैठने के लिए आसन जैसे होते हैं वैसे बड़े चादर के समान। घाण्यावर तेल काढणे, छाप खाण्यातील टाईप जुळवणे सोडणे, प्रिंटिंग प्रेस में काम करना, चित्रे छापणे यानी चित्र छापना, कागद मोडून पुस्तके बांधणे यानी कि बाइंडिंग का काम, दवाखाना चालवणे व धोबी काम करने, हॉस्पिटल चलाना और कपड़े धोने का कार्य, इस तरीके के कार्य उन्होंने शुरू किए थे। प्रश्न 4 है, पंडिता रमाबाईंसाठी पाठात आलेली विशेषणे शोधा व लिहा। पंडिता रमाबाई के लिए कौन कौन से विशेषण यूज़ किए गए लेसन में। विशेषण क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु, यानी कहने का मतलब कि संज्ञा की विशेषताएं बताते हैं। तो यहाँ पंडिता रमाबाई क्या है, संज्ञा, अर्थात क्या है यहाँ पे नाउन है ना, जिसको हम मराठी में बोलते हैं नाम। अब इनके लिए कौन कौन से विशेषण यूज़ किए गए, जैसे रमाबाई इनका नाम था तो पंडिता, फिर उसके बाद कर्मयोगिनी रमाबाई, पंडिता रमाबाई, सतशील रमाबाई, साध्वी रमाबाई आणि सूर्यकन्या, है ना, ये सब इनके लिए जो है विशेषण यूज़ किए गए थे। खेळू या शब्दांशी, खालील शब्दांत लपलेले शब्द शोधा। नीचे शब्दों में छुपे हुए शब्दों को ढूंढिए, जैसे गारवा के अंदर गार, रवा, वार, गावा, वाघा, ये दिए हुए। तो अब आराखड़ा, आराखड़ा में से देखो राख, फिर इसी को उल्टा कर देंगे तो खरा, फिर जो है खराड़ा, ऐसा खराड़ा बन जाएगा, और राड़ा घालने तो राड़ा, है ना, इस तरीके से। सुधारक में से सुधा, धार, सूर, सुकर, धाक और कर शब्द बन जाएंगे। असे 3 अक्षरी शब्द शोधा ज्यांच्यामधले अक्षर र आहे
त्यांची यादी तैयार करा। र, अब इस र के ऊपर जो बिंदी है ये कहीं पे र के साथ में न का उच्चार देती है, कहीं पे अंग का उच्चार देती है ना, कहीं पे म का भी उच्चार दे सकती है। तो देखिए हमने बनाए, जैसे यहाँ पे हमको उदाहरण दी थे करंजी, तो यहाँ न, चौरंग यहाँ पे अंग का उच्चारण हो रहा है, कारंजे यहाँ पे भी न का उच्चारण हो रहा है, सारंग यहाँ पे भी अंग का उच्चारण हो रहा है। तो उत्तर में देखते तरंग, सारंग। अब ये यहाँ पे है ना, ये सारंग ये होना चाहिए, ठीक है, सेम यही वाला वर्ड लिख दिया है, वो मत लिखना क्योंकि हमें नए बनाने। नारंगी तो फिरंगी, और यहाँ पे फिरंगी के बाद में कॉमा लगाना और फिर लिखना बेरंग, हेरंब यहाँ पे देखो म का उच्चार हो रहा है, वारंग, सारंगी, मकरंद, निरंग, रंगीन, रंगून, दो रंगी, बेरंगी, रंगहीन, रंगोटी, इस तरीके के शब्द हम बना सकते हैं। खाली दिलेल्या शब्दांचे पहिले अक्षर बदलून कंसात दिलेल्या अर्थाचा शब्द बनवा। उदाहरण खजूर, खजूर के आगे लिखा हुआ है कामगार, तो खजूर जैसा राइमिंग साउंड आना चाहिए मजूर, है ना। पुस्तक और डोके यानी मस्तक यानी सिर, तो पुस्तक के जैसा क्या हो जाएगा, इसी के जैसा साउंड मस्तक। समता, समता के साथ माया, तो समता और ममता। घागर, यहाँ पे समुद्र दिया है, समुद्र को और क्या बोलते हैं, घागर के जैसा साउंड आएगा सागर। कड़क, रास्ता, रास्ते को और क्या बोलते हैं, कड़क और सड़क, है ना, उसके साथ में वो साउंड जमना चाहिए। गाजर, पाळीव प्राणी कौन हो जाएगा, मांजर। अब यहाँ पे हमको एक तो राइमिंग साउंड जमना चाहिए, और हमको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि पहले अक्षर बदलून, यानी पहले अक्षर, ये जो अक्षर है ना, पहले वर्ण बदल के, है ना, ये वाले वर्ण अक्षर जो भी है वो बदल के हमको बनाना है। तो क को बदल दिया, सड़क बन गया। गाजर पाळीव प्राणी हो जाएगा मांजर, है ना। प्रवास, प्रवास का हो जाएगा निवास, यानी बाद में के अक्षर सेम रहेंगे, सिर्फ पहले पहले बदलेंगे। अब देखिए खेळ खेळूया में खाली दिलेल्या चौकटीत म्हणी लपलेल्या आहेत, त्या ओळखा व लिहा। यानी इसके अंदर जो है वाक्प्रचार बोल सकते हैं, म्हण बोल सकते हैं, है ना, प्रोवर्ब्स बोल सकते हैं, वो यहाँ पे छुपे हुए उनको देखना है। अति शहाणा त्याचा बेल रिकामा, ये इसके अंदर छुपा है। देखिए अति, ये श, हा और ना, है ना, त्याचा बेल रिकामा, त्याचा, तो यहाँ पे देखो त्याचा, और फिर बई और ल, री, उसके बाद का और माँ। तो इस तरीके से आपको दूसरे इसमें कौन सा छुपा हुआ है, एक ना धड भाराभर चिंध्या, इसमें कौन सा छुपा हुआ है, तो एकावे जनाचे आणि करावे मनाचे। इधर इसमें है चोर सोडून शिपायाला फाशी, ये शंपायाला नहीं शिपायाला, ये है ना, ये देखिए नहीं, चोर सोडून संपाशाला फाशी, बरोबर है ना, संपाशाला। आगे दिखते म्हण, घरोघरी मातीच्या चुली। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिया खालील मुद्द्याच्या आधारे अर्थपूर्ण परिच्छेद तैयार करा व त्याला योग्य शीर्षक द्या। अब यहाँ पे इस परिच्छेद को, इन मुद्दों को पढ़ना है और अर्थपूर्ण परिच्छेद यानी कहानी के जैसा हमें इसको तैयार करना है और इसको शीर्षक देना है यानी नाम देना है। बच्चों ये वाला जो चीज़ है ये मैं आपको अगले वीडियो में इसका अलग से वीडियो बना के और देने वाली हूँ। लास्ट देखिए, चौकटीत दिलेल्या उभयान्वयी अव्ययांचा योग्य वापर करून रिकाम्या जागा पूर्ण करा। अब आपको पता है उभयान्वयी अव्यय यानी क्या, जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उनको हम उभयान्वयी अव्यय बोलते हैं। तो देखिए पहले का आंसर आ जाएगा आणि, दूसरे का परंतु, तीसरे का म्हणून, फिर किंवा, और पांचवा तरी, और 6 का आ जाएगा वा। जैसे मंगल खंजिरी आणि टाळ छान वाजवते, काका आला परंतु काकी आली नाही, कुंदाचा पाय मुरगळला म्हणून ती शाळेत आली नाही, मला बूट किंवा चप्पल खरेदी करायची आहे, धो धो पाऊस पडत होता तरी मुले पटांगणावर खेळत होती, तुझी तयारी असो वा नसो तुला गावी जावेच लागेल। इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। आगे देखते हैं, खालील वाक्य वाचा, आपण समजून घेऊया। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं, शाबास चांगले काम केलेस बाळा,
यानी यहाँ पे शाबाश की दी जा रही है ना, उद्गार निकले हैं मुंह से। यानी किसी ने अगर अच्छा काम किया तो जैसे ही अगर कोई हमें आके बताता है तो एकदम मुंह से निकल जाता है अरे वाह या शाबाश, क्या मस्त बात है। इस तरीके से हम सुंदर, अतिशय छान, ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, आहा हा ऐसे। तो और अगर कुछ किसी का बुरा हो जाए तो हमारे मुंह से शब्द निकलते अरे रे, इस तरीके के। बाप रे कब निकलता है, जब कुछ डरावनी चीज़ देख लेते तो अरे बाप रे, है ना ऐसा। और कोई सुंदर सी चीज़ देखेंगे तो आहा हा, ऐसा शब्द निकलता है हमारे मुंह से। तो देखो बच्चों, जो भी अचानक से हमारे मुंह से उद्गार निकलते हैं हम उसको उद्गारवाचक वाक्य बोलते हैं हिंदी में, और मराठी में उसी को बोला जाता है केवल प्रयोगी वाक्य या केवल प्रयोगी अव्यय। अब देखो अव्यय क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए पूरा सेंटेंस ना आगे कुछ भी बदल जाएगा, लेकिन ये शाबाश, अरे रे, बाप रे, आहा हा, ये जो भी उद्गारवाचक यानी कि केवल प्रयोगी अव्यय, केवल प्रयोगी शब्द है, अव्ययी शब्द, ये नहीं बदलेंगे। इनके आगे के सेंटेंस जैसे बाप रे केवड़ा मोठा सांप, तो बाप रे केवड़ी मोठी सॉरी, बाप रे केवड़ा मोठा अजगर, ऐसा हो सकता है ना। यहाँ पे बाप रे केवड़ा मोठा हत्ती, ऐसा हो सकता है। तो बच्चों इस तरीके से हम बाकी का सेंटेंस बदल सकता है, लेकिन बाप रे शब्द वैसे ही रहेगा, इसलिए हम इसको केवल प्रयोगी अव्यय बोलते हैं। जैसे शाबास, चांगले काम केलेस बाळा, अरे रे फार वाईट झाले, ये दुःख बता रहा है। बाप रे केवड़ा मोठा साप, यहाँ डर के उद्गार निकल रहे हैं। आहा हा, पिसारा फुलवलेला मोर, यहाँ पे जो है किसी को देख के जो खुशी प्रदर्शित की जा रही है ना, आपल्या मनात दाटून असलेल्या आलेल्या भावना अपन एखाद्या उद्गारावाटी व्यक्त करतो, यानी हमारे मन के अंदर जो भी भावनाएं रहती वो हम किसी शब्द से व्यक्त करते, उद्गार से, संबोधन से व्यक्त करते हैं। वरील वाक्यातील शाबास, अरे रे, बापरे, आहा हा ही केवल प्रयोगी अव्यये आहेत। या शब्दांमुळे आपल्या मनातील भावना प्रभावीपणे व्यक्त होतात। या शब्दांना उद्गारवाचक शब्द असेही म्हणतात, यानी हम इसको उद्गारवाचक शब्द भी बोलते हैं, केवल प्रयोगी शब्द भी बोलते हैं। बच्चों इन शब्दों के माध्यम से हम अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको हम जो है शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं, और इससे हमारी जो खुशी की भावना है वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से सामने वाले को समझ में आती है, या हमारे दुख की, डर की, या खुशी की कहे तो वो प्रशंसा किसी की करना हो, तो ऐसी सारी भावनाएं ज़्यादा अच्छे से सामने वाले को समझ में आती है। जैसे कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया हो तो हम बोलेंगे कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो उसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ता। अगर यूँ कहा जाए शाबाश, कितना अच्छा काम किया तुमने, तो शाबाश जो शब्द है उस बात को प्रभावी बना देता है। आगे देखिए, खालील वाक्यात कंसातील योग्य केवल प्रयोगी अव्यय घाला, काय दशा झाली त्याची, तो उसमें क्या आएगा, अरे रे, एक अक्षर ही बोलू नकोस, यहाँ पे क्या, चुप, है ना। मला गबाळेपणा अजिबात आवडत नहीं, शी, है ना। और केवड़ा मोठा अजगर, इसके लिए आ जाएगा अब। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर भी दिए हुए हैं बच्चों, और इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त होता है। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए कहानी वाला जो पोर्शन है वो लिख कर आती हूँ, ये वाला। और तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे नए अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। और आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा बच्चों, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और हाँ बच्चों, जब वीडियो देखते हो तो कम से कम एक लाइक कर दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग लाइक करेंगे तो, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अभी इतने दिनों से मेरा गैप हो गया है, बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला है। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।